अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम अपने अगले जो सवाल थे शॉर्ट क्वेश्चन हम उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर के 11 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इंशाल्लाह कोशिश करके हम अपने अगले सवालों को सारों को डिस्कस करते हैं जो उनसे इम्पॉर्टेंट है, जो 5 ईयर के हवाले से भी और शॉर्ट सिलेबस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है सवाल। हम वो सारे के सारे आज डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा यहाँ पर देखें, अब आगे जो सवाल है डिफाइन सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। डिफाइन सिस्टम। तो बेटा यहाँ पर डिफाइन सिस्टम की अगर बात की जा रही है तो सिस्टम क्या है? काफी सारे कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर बात करें, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये सारे के सारे मिलकर एक सिस्टम बनाने। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं आ जाएंगे, ये तो कंपोनेंट सिर्फ हो गए। इसके अलावा यूजर भी आ जाएगा, क्योंकि यूजर अगर मौजूद है तो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा, अगर यूजर ही मौजूद नहीं है तो सिस्टम इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ना। तो इस वजह से सिस्टम की यहाँ पर जो प्रॉपर डेफिनेशन हम करेंगे वो यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे कंपोनेंट सारे मिलकर जो एक सिस्टम को चलाएंगे उसे हम सिस्टम कहेंगे। और फिर यहाँ पर लिस्ट सम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स की, बेसिक कंपोनेंट की ही बात होगी। तो आपने लिस्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जब हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेरा बेटा यहाँ पर 4 कंपोनेंट आ जाते हैं। कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस, फिर आउटपुट डिवाइसेस, और फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सी आ जाती है? प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर उसके बाद फोर्थ आ जाती है हमारे पास कौन सी? स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर ये जो बेसिक कंपोनेंट, आपने इन्हीं का नाम लिख देना। लिस्ट का मतलब है कि सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, कोई इनको डिफाइन नहीं करना। यहाँ पर हर एक नाम के साथ आप डिवाइसेस ज़रूर लिख देंगे। तो उसके बाद हमारा आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के वगैरह, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लीमेंटेशन, कि इंप्लीमेंटेशन क्या है? पहले चैप्टर के आखिरी पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंप्लीमेंटेशन का जिक्र आता है। देखिए, इंप्लीमेंटेशन से मुराद है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उस सॉफ्टवेयर को यूजर के हवाले करना है। जब आप वो सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेंगे, फिर आपने यूजर से पूछा, जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशन का सोचेंगे। इंप्लीमेंटेशन का मतलब कि हम अब वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाया उसको उसके हवाले करने लगे। अब यूजर को उसको चला कर देना है कि यूजर उसे इस्तेमाल करे, और इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मेंटेनेंस का स्टेप भी कंटिन्यू रहता है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब बहरहाल यही है कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूजर के हवाले कर रहे हैं। उसके बाद बेटा आगे सवाल है 15 नंबर, वो कह रहे हैं कि 220 MB, मेरा पुत्र इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइट में। मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये आपने खुद ट्राई करना है, जिसको कोई इशू होगा फिर मुझे बताएगा। यहां पर मैं तरीका बता देता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि 8 बिट मिले तो क्या बनता है? 1 बाइट। और उसके बाद अगर हम सारी बात करते रहे कि भी अब फर्ज करें कि बाइट से आगे हम किसकी तरफ जाएंगे? पहले किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, और हमने पहुंचना भी कहां पर है? मेगाबाइट तक। तो देखिए, अब 1024 अगर बाइट हो तो किलो बाइट बनता है, और फिर 1024 अगर किलो बाइट हो, यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं ये है बाइट और ये है किलो बाइट। अगर इतने किलो बाइट हो तो फिर हम किसकी तरफ जाते हैं? मेगाबाइट की तरफ। अब वैल्यू है हमारे पास 220, तो इसका मतलब पहले हम उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बाइट की वैल्यू आ सकती है। या डायरेक्ट अगर यहां पर तक भी पहुंचे तब भी वैल्यू आ जाएगी। यहां पर भी इसने इस तरह से किया हुआ है, पहले उसने मल्टीप्लाई किया 1024 से, फिर जो वैल्यू आई फिर उसने 1024 से मल्टीप्लाई किया, तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास बिट की। जब वो बिट की वैल्यू बन गई तो उसको फिर हमने, हम समझते हैं कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती है, तो इसलिए जो लास्ट वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं? यहां पर 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो वो टूट कर किस में आ जाएगा? बाइट में आ जाएगा। उसके बाद बच्चे अगला सवाल है, वो कह रहा है कि राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि कोई सी 2 एप्लीकेशंस का बताना है। यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि 2 एप्लीकेशन
अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने सिर्फ आईटी लिखा, आपने पूरा देखना है इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये। अब यहां पर असल में जो बात हो रही है वो कह रहे हैं दो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में ही दो कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब भी जेन में ये बात जेन नशीं कर लें कि जब भी एप्लीकेशन का लफ्ज आएगा तो आपने 100% हो जाना है कि ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है कंप्यूटर की बुक में। तो मेरा बेटा यहां पर वो कह रहा है कि कोई सी दो एप्लीकेशन जो आईटी से रिलेटेड हो। हमारे पास दो एप्लीकेशंस वैसे तो काफी सारी आ सकती हैं, लेकिन हम यहां पर नाम लिख देते हैं। एक आ जाएगा ई कॉमर्स का और एक हमारा आ जाएगा यहां पर किसका, सिमुलेशन का भी आप लिख सकते हैं। ये सिमुलेशन हो गया। वैसे यहां पर उन्होंने जो लिखा हुआ है, उन्होंने कौन सा लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहां पर उन्होंने एनिमेशन का लिखा हुआ है, इसकी जगह आप एनिमेशन भी लिख सकते हैं। देखिए ई कॉमर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सारे का सारा बिजनेस अब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा रहा है। दिस इज ई कॉमर्स, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसके बाद सिमुलेशन की बात करेंगे। सिमुलेशन में आप जानते हैं कि हम कुछ गेम्स बनाते हैं ऐसी कि जिससे हम रियल एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस करवाते हैं अपने यूजर को, तो वो भी आईटी का ही हिस्सा है। दैट्स वाई मैंने लिखा सिमुलेशन, लेकिन कंप्यूटर की बुक में या ये इस नोट्स में जो लिखा हुआ है वो है एनिमेशन का लिखा हुआ है, जैसे कार्टून्स वगैरह बनते हैं। अगर देखा जाए तो सिमुलेशन और एनिमेशन काफ़ी नियर है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आगे देखें वो कह रहे हैं कि सॉरी वो कह रहे हैं डिफाइन मेंटेनेंस फेज। मैंने यहाँ पर आपसे एक बात की थी कि मेरा पुत्र जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मेंटेनेंस का भी जिक्र आता है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमने किसके बारे में बात करनी है। हमने यहाँ पर सवाल है मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस की बात करनी कि व्हाट इज मेंटेनेंस। देखिए आपने सॉफ्टवेयर बनाकर यूजर के हवाले कर दिया, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। जब आपने सॉफ्टवेयर बनाकर यूजर के हवाले कर दिया तो यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है और यूजर को इस्तेमाल करते दौरान पता चल रहा है कि यार इसमें ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा इसकी स्पीड स्लो है, अच्छा मुझे डेटाबेस ज़्यादा पावरफुल चाहिए, अच्छा मुझे डेटाबेस के अंदर ये फंक्शन की भी ज़रूरत है। वो यूजर फिर आपको बुलाएगा, वो कहेगा यार इस सॉफ्टवेयर में ये कमी है, आप इसको चेंज करें, इसमें इजाफा करें या इसको बेहतर करें। वो जो इजाफा करना या बेहतर करना वो मेंटेनेंस है। अपडेशन जिसे हम कहते हैं, अपग्रेड करना, अपडेट करना, डेट इज मेंटेनेंस। आप देखिए आप मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बार बार उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, डेट इज मेंटेनेंस। ठीक है। उसके बाद मेरा पुत्र बाद में आगे है कि डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों का आपसी ताल्लुक क्या है। देखिए मैं जब आईसीएस की क्लास में बेसिक्स की तरफ से पढ़ाता हूं तो शुरुआत में पहले इसी तरफ से करता हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो मेरे स्टूडेंट आप सुन रहे हैं आपको पता ही होगा, हमने पहली क्लास में यही डिस्कस किया था कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक एज ह्यूमन बॉडी। एंड सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये एक बहुत ठीक है डीप डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को अगर कहें तो सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर, कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हार्डवेयर जौन सा है वो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस को कैच करके उसको एक्सेप्ट करके वो परफॉर्मेंस करता है। अब मैं अगर इन दोनों की बात कर रहा हूं तो यकीनन आपके ज़हन में ह्यूमन बॉडी का ही आ रहा है। देखिए मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी रूह और मेरा जिस्म दोनों मिलकर मुझे यहां पर वजूद मेरा मुमकिन करवा रहे हैं। अगर फर्ज करें मेरी डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि आप अगर मेरे पास आते हैं तो घर वाले या जो भी होंगे मेरे अहबाब वो आपको कहेंगे कि खुर्रम की डेथ हो गई, खुर्रम की लाश ये पड़ी। नहीं, खुर्रम कौन था? खुर्रम वो रूह थी जो चला गया। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये बॉडी है जस्ट। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम ऐसे ही है। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग कर दिया जाए तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रैप है, एक क्या कहूँ कि कूड़ा करकट का हिस्सा है। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो वो हार्डवेयर के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। सॉफ्टवेयर अपनी वजूद को, अपनी ज़ाहिरें कर ही नहीं सकता, अपनी एक्टिविटीज़ को शो कर ही नहीं सकता बगैर हार्डवेयर के। तो यहाँ पर भी यही आपने सारा डिस्कस करना है। उसके बाद बच्चे अगला सवाल है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिफाइन डिजिटल कन्वर्जेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिजिटल कन्वर्जेंस अब तक 2 दफ़ा आ चुका है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो सवाल था ये भी 3 दफ़ा आ चुका है। तो खैर हम डिजिटल कन्वर्जेंस को देखते हैं। डिजिटल कन्वर्जेंस, तो यहाँ पर डिजिटल कन्वर्जेंस मैंने पहले भी आपसे कहा था
हम इसको वीडियो कॉल कह सकते हैं। जो हम लाइव कॉल करते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉल करते हैं, तो वो डिजिटल कन्वर्जेंस ही है। आप रियलिटी में और फिजिकली आप किसी दूसरे को देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी, तो डैट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस। आप अपने घर बैठे हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं अगर लाइव लेक्चर चल रहा होता तो हम उसे डिजिटल कन्वर्जन कह सकते थे। ये डिजिटल कन्वर्जेंस नहीं है जो इस टाइम आप लेक्चर अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आप तक आने से पहले एक रिकॉर्ड हुआ है, अलग से रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद एडिट हुआ है, उसके बाद ये आप तक पहुंचा है। ये डिजिटल कन्वर्जेंस नहीं है। डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं कि आप लाइव एक दूसरे के सामने बातचीत कर रहे हैं और जो मूवमेंट मेरी हो रही है वो मैं उसी टाइम में आप देख रहे हैं, जो आपकी मूवमेंट है वो उसी टाइम में मैं देख रहा हूँ। जैसे आप फ़र्ज़ करें किसी के वालदैन या कोई दोस्त आप आउट ऑफ कंट्री है तो उनसे जैसे लाइव कॉल करते हैं, डैट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक हो गया? तो उसके बाद और डिजिटल कन्वर्जेंस की ही वजह से हमारी जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बनी थी। मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन चुके हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस और आईटी। वो कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमने किसके बारे में बात करनी है? सिस्टम एनालिसिस के बारे में। अच्छा, सिस्टम एनालिसिस क्या है? एनालाइज करना, मुआजना करना। किसका? सिस्टम का। सिस्टम क्या था? वो काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर बना था जो कि मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि जरूरत क्या है, एनालिसिस की जरूरत क्या है। उसके बाद हमने जो जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग डाटा गैदर करना शुरू करना है। उसके बाद हमने उसी डाटा को जिसको गैदर किया उसको एनालाइज करना है कि भाई ये जो डाटा गैदर हुआ है ये सही है या गलत है। नीड एनालिसिस, और फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं डाटा गैदरिंग, और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस, और फिर जो एनालाइज किया एनालिसिस रिपोर्ट, जो एनालाइज किया उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या। ये 4 पॉइंट आपने सिस्टम एनालिसिस में लाजमन डिस्कस करने हैं। मेरा पुत्र ये चारों के चारों पॉइंट इसमें बताना जरूरी है कि जरूरत क्या है एनालाइज करने की, हम किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहा है उसके बाद में डाटा गैदर करना। डाटा गैदरिंग टीम लास्ट टाइम हमने टेक्निक डिस्कस की थी कि इंटरव्यू करना, क्वेश्चनर बनाना, सैंपलिंग लेना, ऑब्जर्वेशन में जाना, तो वो सारा डाटा गैदरिंग था। जो डाटा गैदर किया अब उसको एनालाइज करना, उसमें से यूजलेस पॉइंट सारे के सारे निकाल देने, इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखना है, यानी सम अप करना, उसका समराइज करना। आफ्टर दैट जो रिपोर्ट जनरेट होगी एनालाइज के बाद हम उसको भी एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट को भी एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम डेवलपर को ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे। और यहीं तक आज डिस्कस करते हैं, बेहतर है, तो ताकि आप ये सवाल साथ ही साथ याद करें। पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। तो उम्मीद है आपको डिस्कस ये जो भी किया समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।